गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। दास बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गयो अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट के हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। मेरे प्रभु राम जय जय राम सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। निश्चय प्रेम प्रतीति ते। हेलो 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 विनय करे सनमान। हेलो 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 हेलो। कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान।
हाँ जी, जय हनुमंत वेरी संत गुड हितकारी, इवनिंग, सुन ली वेरी जय गुड प्रभु अर्ज इवनिंग, हमारी, वेरी जन गुड के काज इवनिंग मेरे विलंब न दोस्तों, कीजय, वेरी गुड आतुर इवनिंग। दौरी क्या महासुख हाल चाल दीजय। हैं? कैसे कूद सिंधु के पारा, सुरसा बदन बढ़िया, पैठ मस्त मौज विस्तारा, बहार। आगे जाय लंकिनी रोका, मारे उलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीना, सीता निरख परम पद लीना, बाग उजार सिंधु महाभोरा, अति आतुर जमका कर तोरा। अक्षय कुमार कुमार संहारा, धूम लपेट लंक को जारा, ला समान लंक जरि गई, जय 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 धुन सुरपुर में भई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करो, और अंतर जामी, जय जय लक्ष्मण प्राण के यार एक दाता, काम करना, आतुर जो होय दुख पुराने वाला हरौ लिंक था निपाता। ना, जय गिरिधर जय जय उस सुख सागर, सुर समूह लिंक समरथ में- भटनागर, ओम हनु हनु हनुमंत हटीले, बैरी मारू वज्र के कीले। गदा वज्र लय बैरी मारो, महाराज प्रभु दासी उबारो। ओंकार हुंकार प्रभु धावो, वज्र गदा हनु विलंब न लावो। ओम ह्रीं ह्रीं हनुमंत कपीश, ओम हुम 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 हनु हरिहर शीसा। सत्य हो चलो हरि जी, सत्य पाए स्टार्ट के, करें क्लास। राम दूत धरु मारु जाय के। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के अपराधा। पूजा हाँ जप जी। तब में अचारा, नहीं जानत अरे इसका हऊँ दास thumbnail गलत है तुम्हारा। ना, मन इसका उपवन मग thumbnail गिरि गलत ग्रह हो गया मेरे माही, दोस्तों, तुमरे इसका बल thumbnail हम गलत डर है। पत नाही, पाए परो कर जोर मनावो, यही अवसर अब की गोहरावो। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर चलो जी, हनुमंता। वेरी गुड इवनिंग, बदन वेरी गुड कराल इवनिंग, काल वेरी गुड कुल इवनिंग, काल वेरी गुड राम इवनिंग जी। की सहाय हाल सदा चाल मेरे प्रतिपालक। दोस्तों, भूत वेरी गुड प्रेत इवनिंग। पिशाच क्या हाल निशाचर चाल अग्नि हैं आप सभी बेताल, के? काल बढ़िया, मारी मर इन्हें मार, मस्त कोई मौज शब्द बहार। राम की राघनाथ बर जात जिंदगी बढ़िया नाम चल की। रही है जनक आपकी? सुता हरिदास का। चलो बहुत बढ़िया जी, बढ़िया ही होनी चाहिए। एक बार सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। हाँ जी, गुड इवनिंग प्रणव, गुड इवनिंग पीयूष, गुड इवनिंग रिया, गुड इवनिंग नेहा, गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग ग्रवेश, गुड इवनिंग आदेश, गुड इवनिंग तीरथ, गुड इवनिंग पंडित जी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनाम उर्वारुकमिव वंदनाम मृत्योर्मुक्षेमामृताम स्वाहा। चलो आ जाओ मेरे दोस्तों। अब लास्ट सेशन में आई थिंक कल वाला सेशन सबने कंप्लीट कर लिया होगा। कल हमने चैप्टर 1 की यहाँ पे रिवीजन कर ली थी। आज हमें चैप्टर 1 के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। और ये मत समझना कि चैप्टर 1 में से एग्जाम में क्वेश्चन बन नहीं सकते, पहले भी बहुत बार बन चुके हैं, आगे भी बहुत बार बन सकते हैं। बेसिक चैप्टर है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको मैं हाईलाइट करवा दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ताकि वो आप जब बाद में रिवीजन करेंगे उन क्वेश्चंस पे आपने मेन ध्यान देना है। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। और सारे बच्चे फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, दबा के जबरदस्त तरीके से त्राही त्राही कर दो, लाइक करके। उसके बाद फिर अब हम क्लास यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं जी, ठीक है। चलो इधर देखो ध्यान से रही। अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अभी आपके सामने चैप्टर 1 के मैंने क्वेश्चन खोले हुए हैं। अच्छा, इसका पीडीएफ का लिंक मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। वैसे मैंने 20 तारीख बोला था, 17 तारीख आ जाए, 20 तारीख को पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक की मैं उसी लिंक में डाल दूंगा जो कल आपको मैंने लिंक दिया था। तो बस आपको 2-3 दिन का वेट करना है। 2-3 दिन के अंदर पूरा का पूरा जीएसटी का क्वेश्चन बैंक मैं उस लिंक में डाल दूंगा। उस लिंक से आप जीएसटी का क्वेश्चन बैंक जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और कल जो हम चैप्टर की रिवीजन करेंगे, कल हम चैप्टर की रिवीजन करेंगे सप्लाई का चैप्टर। और तुम सब जानते हो सप्लाई का चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए। जो पहला क्वेश्चन हमारा मास्टर क्वेश्चन बनता है ना, जो मैंडेटरी वाला क्वेश्चन होता है, ध्यान रखना उसमें सप्लाई वाला पार्ट पक्का आता है जी। और अलग से भी सप्लाई वाला क्वेश्चन बनता है। तो कल से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे सप्लाई के टॉपिक की, ठीक है। चलो आओ जी, एक बार सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से, अब बिल्कुल बातचीत नहीं करनी। और जिनको लिंक चाहिए अपना क्लास नंबर 1 में जाएं, क्लास नंबर 1 के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। चलो अब एक बार सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। ये क्वेश्चन यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 के निकल के आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एक बार चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। इसको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है, आपने भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। पहला क्वेश्चन है, लिस्ट सम ऑफ द बेनिफिट दैट जीएसटी में एक्रू टू द इकोनॉमी। वो कह रहे हैं जीएसटी के क्या क्या बेनिफिट जो हैं वो इकोनॉमी को होंगे, उसकी लिस्ट लिखो। अब इकोनॉमी को क्या क्या बेनिफिट होंगे, तो यहाँ पे टोटल
तीन तरह के बेनिफिट यहाँ पे लिखे हुए हैं जो इकोनॉमी को बेनिफिट होंगे। पहला, क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। अच्छा, यूनिफाइड नेशनल मार्केट का मतलब क्या होता है? वन नेशन वन टैक्स है। पूरे इंडिया में कहीं पर भी जाओगे सेम जीएसटी आपको देखने को मिलेगा। चाहे मान लो फॉर एग्जांपल हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो, केरला हो, कर्नाटका हो, हर जगह पे सेम मार्केट आपको देखने को मिलेगी, सेम जीएसटी देखने को मिलेगा। सेकंड, फिर यहाँ पे बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, वही इंडिया जो हमारा मेक इन इंडिया है उस इनिशिएटिव को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जब कंप्लायंस कम होंगे ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट कम आएगी, आपको आईटीसी मिलेगा, तो मेक इन इंडिया को यहां पे बूस्ट मिलेगा। तीसरा फिर बेनिफिट यहां पे निकल के आ रहा है, दैट इज बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट एंड एम्प्लॉयमेंट, की एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा, एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा और इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। ये तीन बेनिफिट यहां पे निकल के आ रहे हैं जो इकोनॉमी को हुए। अच्छा, वैसे बेनिफिट बिजनेसमैन को भी हुए थे, बेनिफिट कंज्यूमर को भी हुए थे, बेनिफिट गवर्नमेंट को भी हुए थे। तो आपको सारे बेनिफिट यहां पे नहीं लिखने इस क्वेश्चन में, उसने बस ये बोला इकोनॉमी को बेनिफिट क्या हुआ, तो सिर्फ इकोनॉमी के बेनिफिट लिख के आने, कस्टमर को बेनिफिट क्या हुआ वो यहां पे लिख के आने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बात ध्यान देना चाहिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो अब एक बार सारे बच्चे अगले पॉइंट के ऊपर आओ जी। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या निकल के आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हाउ ए पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज टैक्स साइमल्टेनियसली अंडर सेंट्रल जीएसटी एंड सेल्स जीएसटी। अब वो कह रहा है एग्जांपल के साथ मेरे को बताओ कि एक ट्रांजैक्शन कैसे सीजीएसटी और एसजीएसटी के दायरे में आ सकती है। एक बात मेरे को बताओ, याद करो हमने कल वाली क्लास में डिस्कस किया था कि आपकी सप्लाई जो होती है वो दो तरह की होती है, ठीक है ना। आपकी पहले प्रोविजन हमने कर ली है, ये जो बच्चा भी कह रहा है पहले प्रोविजन करवा दो, मैं बता दूं पहले हम प्रोविजन कर चुके हैं, ठीक है ना। चैप्टर 1 के प्रोविजन हो चुके हैं, हो सकता है पहली क्लास के अंदर आप आए हो तो पहले हमने कल प्रोविजन किए थे, उसके क्वेश्चन ही आज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब एक बात मेरे को बताओ, अब वो कह रहा है कि विद एग्जांपल सप्लाई कि कैसे एक पर्टिकुलर सप्लाई जो है गुड्स और सर्विसेज की उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों एप्लीकेबल हो सकता है। एक बात मेरे को बताना, आपको मैंने कल कहा था इंट्रा स्टेट सप्लाई भी होती है, इंटर स्टेट सप्लाई भी होती है। अच्छा, अगर मेरी सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी तो क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अगर मेरी सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लो हरियाणा का रहने वाला हरियाणा में ही सामान बेचेगा तो उस पर सीजीएसटी भी लगेगा और एसजीएसटी भी एप्लीकेबल होगा। तो वही कह रहे हैं कि विद एग्जांपल हमें समझाओ कि कैसे एक ट्रांजैक्शन पे सीजीएसटी भी एप्लीकेबल हो सकता है और कैसे उसी ट्रांजैक्शन पे एसजीएसटी भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो यहां पर हमें एग्जांपल देना पड़ेगा इंट्रा स्टेट सप्लाई का, हमें अपनी तरफ से एक एग्जांपल क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर वाई हैं, एक्स रहने वाला दिल्ली का है, वाई भी रहने वाला दिल्ली का है, एक्स ने वाई को सप्लाई की है, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली के अंदर निकल के आ रहा है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है। फॉर एग्जांपल मान लो 1000 रुपए का सामान है, मान लो उस पर जीएसटी 99% लगेगा, तो अकॉर्डिंगली एग्जांपल हमें क्रिएट करके आना पड़ेगा जी। तो उसने विद एग्जांपल बोला है, हम यहाँ पे एग्जांपल क्रिएट जो है वो कर सकते हैं, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। और यहां पर देखो उन्होंने वही एग्जांपल नीचे क्रिएट करके दे रखा है कि उसने बोला सपोज द रेट ऑफ सीजीएसटी 10% और एसजीएसटी का रेट 10% है, मैंने होलसेलर डीलर ऑफ स्टील इन उत्तर प्रदेश सप्लाई स्टील बार एंड द रोड टू ए कंस्ट्रक्शन कंपनी विच इज ऑल्सो लोकेटेड इन विद इन द सेम स्टेट। वही बात आ गई, दोनों सेम स्टेट के अंदर है। अब वो कह रहे हैं से 100 द डीलर वुड चार्ज सीजीएसटी 10 रुपए का और एसजीएसटी 10 रुपए का इन एडिशन टू द बेसिक प्राइस ऑफ द गुड्स। द सीजीएसटी कंपोनेंट विल गो इनटू सेंट्रल गवर्नमेंट और एसजीएसटी का कंपोनेंट जो है वो किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट कौन सी होगी? यूपी होगी। और जो भी फिर हम जीएसटी पे करेंगे उसका हम क्या क्लेम कर लेंगे? आईटीसी क्लेम कर लेंगे। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? ऐड आ रहे हैं, ऐड कहां से आने स्टार्ट हो गए? एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुकना। चलो अब नहीं आएंगे, अब मैंने ऐड बंद कर दी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ऐड बंद कर दी है। चलो अगले पॉइंट के ऊपर आओ जी। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? अब नेक्स्ट पॉइंट फिर यहाँ पे निकल के आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 आओ। कह रहा है व्हाई वाज द नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द जीएसटी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं जीएसटी इंट्रोड्यूस करने से पहले इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड क्यों करना पड़ा। ये भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। ये भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकता है कि बताओ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड हमें क्यों करना पड़ा जीएसटी आने से पहले। एक बात मेरे को बताओगे, आपको मैंने कल वाली क्लास में कहा था कि जब इंडिया में जीएसटी नहीं आया था तो इंडिया में जीएसटी आने से पहले टोटल 17 तरह के टैक्सेस थे।
अब 17 तरह के टैक्सेस में 9 टैक्स आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, 8 आपके स्टेट गवर्नमेंट के थे, अगर आपको याद आ रहा हो। फिर मैंने कहा था 9 टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे उस टाइम पर ये लिस्ट 1 में होंगे, जो 8 आपके स्टेट लेवल के होंगे उस टाइम पर वो लिस्ट 2 में होंगे। इसको बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास होगी, इसको बनाने की पावर स्टेट के पास होगी। अब इन दोनों की हत्या करके इंडिया में जीएसटी लेकर आए। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, क्या जीएसटी किसी भी लिस्ट में कवर है? नहीं। क्या जीएसटी किसी भी एंट्री में कवर है? नहीं। जीएसटी कहां से बना? आर्टिकल 246 कैपिटल ए। अब सारे बच्चे बोलना जीएसटी के लिए संविधान अमेंड क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमें एक ऐसी एंट्री चाहिए थी, मैं दोबारा बोलूंगा, हमें एक ऐसी एंट्री चाहिए थी कि जहां पर दोनों को जीएसटी का लॉ बनाने की पावर हो, और पुराने आर्टिकल में ऐसी कोई भी एंट्री नहीं थी। क्योंकि जीएसटी का लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट को भी होनी चाहिए और जीएसटी का लॉ बनाने की पावर स्टेट को भी होनी चाहिए। अब ऐसा ना तो लिस्ट 1 में है, ना वो लिस्ट 2 में है, और ना वो लिस्ट 2 या भाई सिंपल ना तो वो लिस्ट 1 में है, ना वो लिस्ट 2 में है, ना वो लिस्ट 3 में है। क्योंकि लिस्ट 1 में कौन बैठी है? पार्लियामेंट। लिस्ट 2 में कौन बैठी है? स्टेट। लिस्ट 3 में कौन बैठा है? दोनों। और अगर दोनों हैं, अगर कन्फ्लिक्ट हो गया तो प्रीवेल कौन करेगी? पार्लियामेंट। तो इसलिए हमें संविधान अमेंड करना पड़ा, तब जाके इंडिया में जीएसटी बना। बस ये पर ध्यान दो। तो वही बात यहां पे हमें लिखनी है कि अर्लियर जो था, जो हमारे पावर्स थी बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, क्लियरली that is demarcated in the constitution with almost no overlap between the respective domain. The central has the power to levy tax on manufacturing of goods हो गया except alcoholic liquor। फिर उसके बाद while the state has power to levy tax on sale of goods in the case interstate sale, the central had power to central sale tax but the collected by remained by the entirely by state। As for the services, it was central alone the power to levy service tax। Introduction of GST, that is necessitated the amendment in the constitution so as the simultaneously empower to central and the state to levy collection of tax। The Constitution of India amended by the Constitution 101 Amendment Act 2016। For this purpose article 246 capital A of the Constitution introduce thereby empower the central and state to simultaneously levy and collect the GST। बस ये पर ध्यान दो। तो इसलिए आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए यहां पर निकल के आया। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? सर हंसते हंसते पढ़ाओ। व्हाट वाज द अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, जीएसटी इज द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट। क्या कह रहा है? कह रहा है जीएसटी इज द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। क्या ये सही कह रहा है? अरे बिल्कुल सही कह रहा है नालायक। हंसते हंसते कैसे पढ़ा सकते हैं? अबे बीच में कभी हंसी मजाक होता है, हंसते हंसते ऐसे कैसे करके पढ़ा सकते हैं नालायक। हाँ जी, फटाफट से बताओ जी, क्या जीएसटी जो है क्या वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है? क्या ये स्टेटमेंट सच्ची है या वो स्टेटमेंट झूठी है? 100% सच्ची है। आप सब जानते हो जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। उस गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलेगा जहां पर गुड्स की कंजम्पशन होगी, मतलब जहां से गुड्स चलेगा उस गवर्नमेंट को रिवेन्यू नहीं मिलेगा। जो कंजम्पशन स्टेट होगी, जहां पे गुड्स कंज्यूम होगा, उस गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलेगा। तो ये बात बिल्कुल सच्ची है जी। देखो ये गिवन स्टेटमेंट जो है, हाँ जी, गिवन स्टेटमेंट जो है ये हमारी वैलिड स्टेटमेंट है। that is destination based tax on consumption of goods or services or both। GST is known as destination based tax since the tax would accrue to taxing authority which has jurisdiction over the place of consumption। मतलब जहां पे place of consumption होगा उस गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलेगा, जहां से सामान चलेगा उस गवर्नमेंट को रिवेन्यू नहीं मिलेगा। मेरे को सारे बच्चे बोल दो, अगर मान लो फॉर एग्जांपल दिल्ली से हरियाणा में सामान बेचा, हेलो भाई साहब, दिल्ली से हरियाणा में सामान बेचा, तो जीएसटी का रेवेन्यू कहां जाएगा? दिल्ली गवर्नमेंट के पास जाएगा, हरियाणा गवर्नमेंट के पास जाएगा, हरियाणा गवर्नमेंट के पास जाएगा। भाई जहां पे गुड्स की कंजम्पशन होगी उस गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, वही बात। सर मुझे लिखने में बहुत दिक्कत आती है, समझ आ जाता है बट लिखना कैसे है समझ में नहीं आता। याद करना होता है क्या? ऑब्वियस सी बात है, बिना याद किए मेरे बच्चे। प्रॉब्लम पता है क्या? देखो आपको लिखने में क्यों आती है, एक तो पहली बात तो इंग्लिश। देखो हम सोचते हिंदी में हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? हिंदी में सोचना, फिर हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना बड़ी मुश्किल है। टूटी फूटी इंग्लिश में एक आधी लाइन तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 4-5 लाइनें कैसे कन्वर्ट करें? वो होंगी प्रैक्टिस से, वो होंगी प्रैक्टिस से। आपको मैं तभी कहता हूं चाहे देख देख के लिखो, लिखो जितना हो सके लिखो, जितना लिख के कोशिश करोगे उतना तुम्हें प्रैक्टिस होगी। ठीक है ना? या तो आपकी इंग्लिश बहुत जबरदस्त हो, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अगर आपकी इंग्लिश बहुत जबरदस्त है, हाँ भाई तुम्हें इंग्लिश 2 मिनट के अंदर दिमाग में, जब तुम इंग्लिश में सोचते हो इंग्लिश में लिखते हो, सोचना तुमने हिंदी में, बोलना तुमने हिंदी में, लिखना तुमने इंग्लिश में, पंगा तो यहां फंस रहा है ना सारा। ठीक है जी, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब वो कह रहा है डिस्कस द लेविबिलिटी ऑफ जीएसटी और अदरवाइज ऑन द फॉलोइंग। अब बताओ जी, एल्कोहलिक लिकर, पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, उसके बाद टबैको, फिर ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक्स ड्रग्स। यहां पे इसकी बात हो रही है। अब मेरा पूरी क्लास से बस एक क्वेश्चन है, सारे बच्चे बताओ, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकता है जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकता है, बस ये पर ध्यान दो। वो कह रहा है इन पे जीएसटी लगेगा या जीएसटी के अलावा कोई दूसरा टैक्स लगेगा। पहले बात करो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्या इस पे जीएसटी लगेगा जी? सारे बच्चे फटाफट से बताओ, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्या इस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा? एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, इस पे एक्साइज ड्यूटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। स्टेट लेवल की एक्साइज ड्यूटी लगेगी या सेंट्रल लेवल की लगेगी? स्टेट लेवल की एक्साइज ड्यूटी लगेगी। क्या इस पे वैट और सीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो वैट और सीएसटी एप्लीकेबल होगा, 100% एप्लीकेबल होगा। 100% यहां पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है जी, 100% यहां पे एप्लीकेबल होगा, बस ये पर ध्यान दो जी, 100% यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ जी, तो 100% यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। बट ये बात ध्यान देना कि यहाँ पे गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि जो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है उस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, जो स्टेट लेवल का एक्साइज है वो एप्लीकेबल होगा, वैट और सीएसटी भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। उसके बाद वो कह रहे हैं पेट्रोलियम, डीजल, फिर पेट्रोलियम, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, इस पे क्या लगेगा? इस पे भी एक्साइज ड्यूटी लगेगी। तुम सब जानते हो इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, बट इस पे सेंट्रल लेवल की एक्साइज ड्यूटी लगेगी, स्टेट लेवल की एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। एल्कोहलिक लिकर पे, मैं फिर बोलूंगा, एल्कोहलिक लिकर पे स्टेट लेवल की एक्साइज ड्यूटी लगती है, फिर वैट लगेगा, फिर सीएसटी लगेगा। अगर मैं पेट्रोल की बात करूंगा, सेंट्रल लेवल की एक्साइज ड्यूटी लगेगी और यहां पर वैट और सीएसटी की बातें भी होंगी। अब बच्चा कह रहा है सर वैट कब लगेगा? सर वैट लगेगा सेम स्टेट में सामान बेचोगे तो वैट लगेगा, दूसरी स्टेट में बेचोगे तो सीएसटी लगेगा। एक बार चेक करो, देखो यहां पर क्या लिखा है। तो अगर मैं डीजल वीजल की बात करता हूं, यहां पर जीएसटी तो एप्लीकेबल नहीं है, बट यहां पे एक्साइज ड्यूटी जो है वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी यहां पे एप्लीकेबल होगी और यहां पर वैट और सीएसटी की बातें भी होंगी, बस ये पर ध्यान दो। तो बहुत ध्यान से लिख के आना। ओए हेलो भाई साहब, इधर देखो ध्यान से। मैंने कल ही कहा था 250-300 बच्चा ही आएगा आज, ठीक है ना? क्योंकि देखो रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट 15% आता है। आपको मैं दिखा दूंगा जब हमारा 20वां या 25वां लेक्चर होगा जीएसटी का, 15% बच्चे ही बचेंगे। आप एस्टिमेट कर लेना 450, 450 का 20-25% बच्चा आप देख लेना, 100-125 बच्चा ही लास्ट तक बचेगा और वही बच्चा पास होता है। क्योंकि कैलकुलेशन उतनी ही है, 20 से 25% बच्चे ही पास होते हैं, बाकी सब फिर सर्कल के अंदर घूमते रहते हैं। अभी तुम फिर भी 60-70% के अंदर हो, 70-75% के अंदर अभी तुम हो, धीरे धीरे अपने बच्चे फिल्टर होते रहेंगे। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, आप गलती से ये मत लिख के आना एक्साइज लगेगा, आपको ये भी बताना पड़ेगा एक्साइज कौन सा लगेगा। तो अगर मैं एल्कोहलिक लिकर की बात करूंगा, यहां पर स्टेट एक्साइज लगेगा। अगर मैं पेट्रोल की बात करूंगा, यहां पे सेंट्रल एक्साइज एप्लीकेबल होगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? ठीक है जी, क्या बात समझ में आ रही है? उसके बाद देखो अगला, फिर टबैको की बात करो। अब टबैको पे बताओ जी, हाँ जी, टबैको पे क्या है? टबैको पे जीएसटी भी है और टबैको पे एक्साइज भी है, बट टबैको पे वैट और सीएसटी नहीं है। टबैको पे वैट और सीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। टबैको पे एक्साइज कौन सा लगेगा, सेंट्रल या स्टेट? सेंट्रल। टबैको के ऊपर भी सेंट्रल एक्साइज लगेगा और साथ में क्या लगेगा? वैट और सीएसटी लगेगा। उसके बाद फिर देखो यहां पर ओपियम, उसके बाद इंडियन हेम्प, फिर अदर नारकोटिक्स ड्रग्स, और यहां पे नारकोटिक्स की बात हो रही है। समझ गए किसकी बात कर रहा है? वो अपना चरस गांजा, ठीक है, चरस गांजा हो गया। फिर वो आपका जो वो नहीं होता, क्या नाम है उसका, वैसे वो ऐसे पतली सी वो कागज की बत्ती बना के जो नाक में सुनकते हैं उसको, तो पता नहीं उसको जो भी बोलते हैं, अफीम अफीम जो भी होती है, तो ये उसकी बात कर रहे हैं। तो इस पे गवर्नमेंट कह रही है, इस पे ध्यान सुनो, इस पे जीएसटी भी एप्लीकेबल है और साथ में सेंट्रल एक्साइज नहीं, स्टेट एक्साइज यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। तो इस पे लगती है स्टेट एक्साइज ड्यूटी। तो देखो यहाँ पे क्या लगेगा, तो इसकी अगर बात करूंगा यहाँ पे जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, साथ में फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है इस पे एक्साइज ड्यूटी यहाँ पे लगाने की। वैट और सीएसटी जो है इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, रीजन क्योंकि यहाँ पे जीएसटी लग रहा है। अब मैं तुम्हें क्रक्स बताने जा रहा हूं जी, अब मैं तुम्हें क्रक्स बताने जा रहा हूं, सारे बच्चे यहां पे ध्यान देना जी।
हाँ, चिलम विलम जो भी कहते हैं नलायकों, तो बस ये ध्यान रखना जो वो ऐसे कागज की बत्ती बना के करते हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पे अब कंक्लूजन सुनो, एल्कोहलिक लिकर पे क्या है जी, एल्कोहलिक लिकर पे स्टेट एक्साइज है, उसके बाद यहाँ पर वैट भी लग सकता है, उसके बाद यहाँ पे सीएसटी भी लग सकता है, यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, ये बात तो कंफर्म है। पेट्रोलियम क्रूड की बात करूंगा, यहाँ पे सेंट्रल एक्साइज है, यहाँ पे वैट की बातें भी हो सकती हैं, यहाँ पे सीएसटी की बातें भी हो सकती हैं, अब यहाँ पे सीएसटी की बातें भी हो सकती हैं, यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। टबैको की बात करूंगा, यहाँ पे सेंट्रल एक्साइज है और यहाँ पे जीएसटी है, यहाँ पे वैट और सीएसटी की बातें नहीं होंगी। फिर अगर मैं ओपियम इंडियन हेम्प की बात करूंगा, यहाँ पे स्टेट एक्साइज है, उसके बाद यहां पे फिर गवर्नमेंट कह रही है जीएसटी भी एप्लीकेबल है, वैट और सीएसटी यहां पे एप्लीकेबल नहीं है। ये पूरा कंक्लूजन निकल के आ रहा है। एक्साइज ड्यूटी एक्सप्लेन करके क्या क्या करोगे बताओ, क्या करें? एक्साइज ड्यूटी एक्सप्लेन करके करोगे क्या? एक्साइज तो सिलेबस में ही नहीं है। एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी, बस इतना समझ लो। एक्साइज लगती थी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो एप्लीकेबल सारे गुड्स पे तो खत्म ही हो गई, बस इन गुड्स पे लगती है, ठीक है ना। तो कुछ जगह स्टेट एक्साइज लगती है, कुछ जगह सेंट्रल एक्साइज लगती है। अब इनकी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के ऊपर गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी भी लगाती है, ठीक है। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अब अगले पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, अंडर, हेलो भाई साहब, ओए इधर, अंडर जीएसटी ओनली वैल्यू एडेड इज टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स इज टू बी बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बताओ जी, सारे बच्चे बोलो, क्या ये स्टेटमेंट सही है? कह रहा है जीएसटी में सिर्फ वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है और फाइनल बर्डन जो है वो कंज्यूमर की जेब पे जाता है। बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही है? सारे बच्चे बोल दो, क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है? बस मेरे को ये बता दो जी, क्या ये स्टेटमेंट सही है नहीं है कि जीएसटी वैल्यू एडिशन पे लगेगा और बर्डन जो है वो फाइनल कंज्यूमर पे जाएगा? क्या ये स्टेटमेंट सही है? 100% सही है, 100% सही है। आपको मैंने क्लास के अंदर बताया भी था। अच्छा, वैल्यू एडिशन पे क्यों जाता है? तुम सब जानते हो, आईटीसी वाला फंड है ना भाई, यहां पे आईटीसी मिल जाता है, ठीक है ना, यहां पे आईटीसी मिल जाता है। अब अगर यहां पे आईटीसी अवेलेबल हो जाता है तो फिर वैल्यू एडिशन पे तो लगता है। याद करो, आपको मैंने क्लास में आगे जाके आईटीसी वाला जब पॉइंट करेंगे, जब हम आईटीसी वाला टॉपिक करेंगे तो वहां पर तुम्हें बताऊंगा कि 1000 रुपए का सामान है, मान लो इस पे फॉर एग्जांपल 20 रुपए का जीएसटी लगा, फिर आगे 40 रुपए का जीएसटी लगा, तो 40 में से 20 रुपए माइनस हो जाते हैं, नेट हमें 20 रुपए देने पड़ते हैं। और ये नेट 20 रुपए जो देने पड़ते हैं ये सिर्फ वैल्यू एडिशन पे देने पड़ते हैं, और अल्टीमेटली बर्डन जो है वो तो कंज्यूमर की जेब पे आता है, क्योंकि हमें आईटीसी मिल जाता है। आईटीसी मिलने की वजह से हम जीएसटी को वैल्यू एडिड टैक्स कहते हैं, बस ये पर ध्यान दो। तो जीएसटी ग्रोस वैल्यू पर पे नहीं करना होता, वैल्यू एडिशन पर पे करना होता है, ठीक है जी। क्या समझ में आ रहा है? उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है विच आर द कमोडिटीज, हाँ जी, विच आर द कमोडिटी विच हैव बीन केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। बताओ कौन कौन सी कमोडिटी जीएसटी से बाहर है? एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और फिर कल एक पॉइंट हमने और डिस्कस किया जो अमेंडमेंट है, वो हमने डिस्कस किया एक्स्ट्रा डी नेचर न्यूट्रल एल्कोहल, और आपका फिर हो गया रेटिफाइड स्पिरिट, फिर जिसको हम यूज कर रहे हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, फिर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ये सब जो है ये जीएसटी से बाहर हैं, बट एल्कोहलिक लिकर पे जीएसटी अभी नहीं है, कभी नहीं है, बट पेट्रोल पे जीएसटी अभी नहीं है। जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी तो पेट्रोल के ऊपर भी जीएसटी लग जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। तो ये पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है, ये पॉइंट यहां से निकल के आ रहा है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? आईटीसी के लिए बिल्कुल जी रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे, बहुत जरूरी है, अब बहुत जरूरी है, रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखो आगे, ए ड्यूल जीएसटी हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। क्या ये सच बोल रहा है, गलत बोल रहा है? बिल्कुल सच बोल रहा है। आपको याद है मैंने कहा था इंडिया में ड्यूल जीएसटी है? हेलो, याद है आपको मैंने कहा था इंडिया में ड्यूल जीएसटी है? ड्यूल जीएसटी बताओ कौन कौन सा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। भाई इंडिया में आपकी इंडिया फेडरल कंट्री है, सेंट्रल की सरकारें अलग हैं, स्टेट की सरकारें अलग हैं, तो यहाँ पे ड्यूल जीएसटी मॉडल है, क्योंकि यहाँ पे सीजीएसटी एप्लीकेबल होगा, एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा। ना 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 नहीं नहीं, आईजीएसटी नहीं बोलना। मैंने कहा था आईजीएसटी कोई एक्चुअल में टैक्स नहीं होता, आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी का सम टोटल होता है। आईजीएसटी जो है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी का सम टोटल होता है। अगर तुम इन दोनों को जोड़ दोगे तो ऑटोमेटिकली वो आईजीएसटी ही निकल के आएगा। तो आईजीएसटी कोई अलग से टैक्स नहीं है, बस ये पर ध्यान दो।
तो आईजीएसटी जो है वो इन दोनों का सम टोटल है। बिल्कुल, ब्राजील और कनाडा के अंदर भी ड्यूल जीएसटी मॉडल है। ठीक है, तो वही बात यहां पे है। आगे कह रहा है डिस्कस द आर्टिकल 269 कैपिटल ए परटेनिंग टू लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। ये तो वही बात कर रहा है आईजीएसटी जो कल हमने डिस्कस किया था। याद करो, 3 आर्टिकल मैंने कहा था नए आए हैं। 3 आर्टिकल मैंने कहा था नए आए हैं। पहला आर्टिकल 246 कैपिटल ए, वो जहां से जीएसटी बना। फिर दूसरा आर्टिकल मैंने कहा था आर्टिकल 269 कैपिटल ए, जहां से आईजीएसटी लगा और जहां पे आईजीएसटी की अपॉर्शनमेंट होती है, 269 कैपिटल ए। फिर 279 कैपिटल ए, जीएसटी काउंसिल वाला जो आर्टिकल है वो 279 कैपिटल ए। अब यहाँ पे 269 ए के अंदर वही लिखना है कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 269 कैपिटल ए है, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ आईजीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है जी, उसके बाद फिर यहाँ पर जो आपका आईजीएसटी है उसका अपॉर्शनमेंट भी किया जाता है। अपॉर्शनमेंट का मतलब होता है कुछ पैसा यूनियन को देते हैं, कुछ पैसा इसमें स्टेट को भी देते हैं। कैसे? लॉ बनता है पार्लियामेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से वी विल ड्राफ्ट अ लॉ, एक लॉ हम ड्राफ्ट करेंगे जो आईजीएसटी का अपॉर्शनमेंट करेगा। बस ये पर ध्यान दो। और पार्लियामेंट के पास एम्पावर होती है इसका लॉ बनाने की अकॉर्डिंगली, ताकि हम आईजीएसटी का अपॉर्शनमेंट कर सकें। ये बात ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? सर आपने कल बोला था जो पास होते हैं और रैंक लाते हैं उनके पढ़ने का तरीका अलग होता है। यही तरीका होता है, यही तरीका है, प्रोविजन और क्वेश्चन और साथ में लिखने की प्रैक्टिस, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। 90% बच्चा सिर्फ प्रोविजन प्रोविजन पढ़ रहा है, क्वेश्चन नहीं कर रहा। जो क्वेश्चन कर रहा है वो लिख के नहीं देख रहा बस। और जितने वाले वो अलग कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? प्रोविजन, फिर क्वेश्चन, फिर वो लिख के भी देख रहे हैं। ये 3 तरीके हैं बस, और कोई तीसरा और कोई तरीका ही नहीं है जी। ठीक है जी, अब अगले पॉइंट पर आओ। अब फिर वो कह रहा है डिस्कस द आर्टिकल 246 कैपिटल ए विच ग्रांट द पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो आर्टिकल 246 कैपिटल ए। ये तो आर्टिकल 246 कैपिटल ए याद है, क्लोज नंबर ए और क्लोज नंबर बी, क्लोज नंबर 1 और क्लोज नंबर 2, इंट्रा स्टेट सप्लाई पर जीएसटी बनाने की पावर पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली दोनों की होती है। और इंटर स्टेट सप्लाई पर मैंने कहा था पावर जो होती है वो पार्लियामेंट की होती है। इंट्रा स्टेट सप्लाई पर सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी है, इंटर पर ओनली आईजीएसटी लगता है। फिर मैंने कहा था ये जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होते 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, इन पे जीएसटी तब लगता है जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करती है, तब से इस पे जीएसटी लगना स्टार्ट होता है। ये आर्टिकल 246 कैपिटल ए की बात कर रहा है। वही बातें जो कल हमने पढ़ी हैं वही बातें यहां पे लिख के आनी है, बस बात खत्म जी। वही बातें हमें यहां पे लिख के आनी है जी। ठीक है, उसके बाद एक और, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल शैल बी इनवैलिड मेयरली बाय सर्टेन रीजन, व्हाट आर दे? क्या कह रहे हैं जी? ये समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा है। आप मेरे को एक क्वेश्चन समझा दो थोड़ा सा बस। हाँ, प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन बिल्कुल इनफ रहेंगे जी। ठीक है, बाकी और प्रैक्टिस करनी है तो और भी काफ़ी सारे प्रैक्टिस हो सकती है, बट इसको कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन कर लोगे तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। बताओ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? पहले मेरे को ये बताओ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल शैल बी इनवैलिड मेयरली बाय सर्टेन रीजन, व्हाट आर दे? क्या कहना चाह रहा है? बताओ क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है, सुनो ध्यान से नालायको, क्या कह रहा है? कह रहा है जीएसटी काउंसिल की प्रोसीडिंग सिर्फ इस बेस पे तुम इनवैलिड करार नहीं दे सकते। ये छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं, ये गलतियां जो हैं वो कोई बात नहीं, इसको इग्नोर कर देंगे। अगर कुछ जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड कर दिया तो डिसाइड कर दिया, मेरा वचन ही है मेरा शासन। समझ आ रही है ना? मेरा वचन ही है मेरा शासन। जीएसटी काउंसिल ने कुछ कह दिया, कह दिया। इन बातों को इग्नोर करके चलना अगर ये बातें तुम्हें दिख जाती हैं। कौन सी बातें दिख जाती हैं जी? जैसे नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल शैल बी इनवैलिड मेयरली बाय रीजन ऑफ क्या? एनी वैकेंसी इन और एनी डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द काउंसिल। क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे टोटल 33 मेंबर हैं,
अब 33 में से एक दो मेंबर रिजाइन कर गए या वो मीटिंग में नहीं आए, वो मीटिंग में अटेंडेंस नहीं लगाई, तो कोई फर्क थोड़ा पड़ जाएगा उनके ना आने से। हमें तो 75% वोटिंग चाहिए, बात खत्म। हमें 75% वोटिंग, जो मेंबर प्रेजेंट हैं एंड वोट कर रहे हैं, हमें 75% वोट चाहिए। कोई मेंबर आया नहीं आया, कोई सीट वेकेंट है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। ये कोई गलती इस मैटर पे तुम ये नहीं कह सकते जीएसटी काउंसिल का डिसीजन जो है वो इनवैलिड है। फिर गवर्नमेंट कह रही है एनी डिफेक्ट इन और अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन एज ए मेंबर ऑफ द काउंसिल। अब याद करो, मैंने कहा था कि कोई स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी स्टेट में से किसी भी मेंबर को जीएसटी काउंसिल का मेंबर बना सकती है। अब मान लो उसकी अपॉइंटमेंट में कोई मिस्टेक हो गई, अपॉइंटमेंट में कोई गलती हो गई, इट डजंट मीन कि जीएसटी काउंसिल ने जो डिसाइड किया वो इनवैलिड है, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर मान लो किसी मेंबर के अपॉइंटमेंट में कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है ना, अगर किसी मेंबर में कोई भी दिक्कत हो रही है, तो अगर मान लो किसी मेंबर के अपॉइंटमेंट में कोई दिक्कत हो रही है, तो गवर्नमेंट कह रही है भैया इट डजंट मीन कि वो काउंसिल बेकार हो गई या काउंसिल इनवैलिड हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा फिर गवर्नमेंट कह रही है कि एनी प्रोसीजरल इरेगुलरिटी ऑफ काउंसिल नॉट अफेक्टेड द मेरिट ऑफ द केस। मतलब अगर कोई मान लो जीएसटी काउंसिल के प्रोसीजर में कोई इरेगुलरिटीज देखने को मिलती है, ठीक है, प्रोसीजर का मतलब क्या होता है कि जीएसटी काउंसिल क्या क्या चीजें डिसाइड करती है, उसमें तुम्हें कोई इरेगुलेटरी छोटी मोटी देखने को मिल रही है, तो गवर्नमेंट कह रही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये चीजें होती रहती हैं, आपको बस मेजर देखना है, कोई बड़ा चेंज तो नहीं हो रहा, कोई ड्रास्टिक प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, तब जाके हम कह सकते हैं कुछ इनवैलिड होगा। अदरवाइज छोटी मोटी गलतियां हैं, ये चलती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइटिंग प्रैक्टिस का मैं सेशन अलग से रख दूंगा मेरे बच्चे, उसका भी रख दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस बट मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप मेरे को देख के लिखोगे, यही होगा बस। तो उसके अलग से एक सेशन रख दूंगा बीच में, हो सकेगा तो किसी संडे को हम प्लान कर लेंगे, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्रैक्टिकल में तो राइटिंग प्रैक्टिस की नीड नहीं है, प्रैक्टिकल में तो प्रेजेंटेशन होती है टेबल फॉर्म, वो हम टेबल फॉर्म प्रेजेंटेशन बना के डिस्कस करेंगे और आपको बता भी दूंगा कैसे करनी है। नीड पड़ेगी आपको इन क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है। एक बार चेक करना, पढ़ के देखना क्या तुम्हें पल्ले पड़ रहा है, एक बार पढ़ के देखो क्या तुम्हें पल्ले पड़ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 12 और 13 क्या तुम्हें पल्ले पड़ रहा है जी, एक बार चेक करना क्या कह रहा है। कह रहा है दिव्या जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन इन वाराणसी उत्तर प्रदेश प्रोवाइड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस टू अमन जीएसटी रजिस्टर्ड इन पर्सन इन नोएडा 8 लाख रुपए। प्लेस फ्रॉम वेयर द सप्लाई इज मेड इज वाराणसी एंड प्लेस वेयर द सप्लाई इज रिसीव इज नोएडा। तो ये सप्लाई जो है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, बताओ क्या दिक्कत है यार। नहीं, ये बताओ क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, बताओ इसमें क्या दिक्कत है। ये तो एग्जांपल दिया हुआ है, वैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है। फिर अगला दिव्या जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन इन वाराणसी प्रोवाइड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस टू अमन जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन इन महाराष्ट्र। अब ये वाराणसी, सामने वाला महाराष्ट्र, तो यूपी से महाराष्ट्र, ये सप्लाई कौन सी होगी, इंटर स्टेट सप्लाई होगी, बस ये पर ध्यान दो। सर एक बार 11 करक्स वाले आ गए भाई साहब, करक्स वाले आ गए, कह रहा गाबे क्रक्स तो रैंड क्रक्स बता दे भाई मेरे बच्चे। 11 का क्रक्स आ रहा है, कह रहा है कि यो गलतियां अगर हो गई ना तो इन गलतियों के बेस पे काउंसिल को तुम बेकार नहीं बोल सकते, यो गलतियां चालना है, यो गलतियां चालना है। कौन कौन सी गलती चाल रहा है कि जैसे मान लो जीएसटी काउंसिल का मेंबर है, कोई आया नहीं मीटिंग में, किसी ने वोट नहीं किया, या कोई एक पोजीशन वेकेंट पड़ी है, ठीक है, या स्टेट गवर्नमेंट जो मेंबर अपॉइंट करती है काउंसिल के लिए उसकी अपॉइंटमेंट में कोई इरेगुलरिटी है, तो ये गलतियां चल रहे हैं, इन गलतियों से कोई दिक्कत नहीं होती काउंसिल को। काउंसिल ने कुछ डिसाइड कर दिया तो कर दिया, इन गलतियों को इग्नोर करके चलेंगे, बस ये पर ध्यान दो। 12 में इंटर क्यों है, क्यों भाई इंटर का एक है भाई, यूपी से नोएडा भी तो यूपी में आवे, नोएडा दिल्ली में घसीट लिया क्या तन्ने, हैं के कहने लाग रहे भाई, कौन है यो इंटर वाला, कौन सा छोरा है। आज सच एक बात बता भाई, यो जो वाराणसी यूपी में है भाई, नोएडा भी मेरे अकॉर्डिंग यूपी में आवे भाई, नोएडा दिल्ली में ना घसीटो, दिल्ली एनसीआर में कह सकते हो उसको, यूं ना है कि भाई दिल्ली से चिपका तो दिल्ली में घुसा दोगे नोएडा, बात समझ में आ रही है ना। तो भाई ये दोनों यूपी में है, जब दोनों यूपी में है तो इंट्रा स्टेट सप्लाई होएगी, इंटर नहीं होएगी, यूं नहीं खिंचाता नहीं करनी।
ठीक है ना। हाँ, इंटर किस तरह बना दिया, इंट्रा को इंटर बनाने लग रहे भाई, बताओ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या करे। क्वेश्चन नंबर 14 में एक एग्जांपल है जी। क्वेश्चन नंबर 14 भी इंट्रा और इंटर स्टेट सप्लाई का ही एग्जांपल दिया हुआ है। इसको आप एक बार खुद पढ़ लेना, ये होमवर्क के रूप में मैं तुम्हें दे देता हूं जी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज आईजीएसटी। वाह भाई वाह, क्या बात है। व्हाट इज आईजीएसटी, कह रहा आईजीएसटी क्या है भाई। आईजीएसटी एक टैक्स है जो इंटर स्टेट सप्लाई पे लगेगा, किसकी, गुड्स और सर्विस और बोथ की, उसकी सप्लाई पे आईजीएसटी लगेगा जी। बात खत्म जी। जैसे ही हरियाणवी बोल रहे हो, कभी किसी हरियाणवी के सामने ना बोलना प्लीज सर, बहुत हंसेगा। तो कोई बात नहीं भाई, हंसना तो खून बढ़ा देंगे उसका। यूं कौन सा हरियाणवी का खून बढ़ा है, यूं ही तो यूं यूं बोल लठ मार के एकदम बिल्कुल ही। हंसने से तो खून बढ़ता है, कोई दिक्कत थोड़ा है भाई मेरे। हंस लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हंस लेंगे तो हंस लेंगे भाई, खून बढ़ जाएगा उनका भी। बेरा कोना पट्टा है, ये कहने लग रहा हूं। आजा, अगला कह रहा है व्हाट आर द इंटर स्टेट सप्लाई। याद करो कल हमने डेफिनेशन की थी, कल हमने डेफिनेशन की थी इंट्रा और इंटर की। याद है इंट्रा की डेफिनेशन क्या थी, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट में है तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है। और वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई टू डिफरेंट स्टेट, टू डिफरेंट यूटी, वन स्टेट वन यूटी, टू डिफरेंट कंट्री, ये सारी की सारी सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई है। इस पे आईजीएसटी की बातें होंगी, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है जी। आदित्य दोनों बैच सेम है भाई, उड़ान हो या त्रिशूल हो, यही त्रिशूल है यही उड़ान है। यहां उड़ान है, वहां जानते ही त्रिशूल हो जाएगा वीर स्टेडियम में, वहां जानते ही त्रिशूल नाम हो जाता है इसका। आओ जी अगले पॉइंट पर आओ, क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हाउ विल द इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अंडर जीएसटी। बताओ इंटर स्टेट सप्लाई पे टैक्स कैसे लगेगा, बताओ जी। इंटर स्टेट सप्लाई पे टैक्स कैसे लगेगा। अब इंटर स्टेट सप्लाई बताओ जीएसटी कौन सा लगता है, जल्दी बोलो। इंटर स्टेट सप्लाई पे जीएसटी कौन सा लगता है, तो इंटर स्टेट सप्लाई पे आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है जी। तो कह रहे जी बताओ कौन कैसे ट्रीट करते हैं इंटर स्टेट सप्लाई को। तो भैया इंटर स्टेट सप्लाई पे सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात तो होती नहीं, इंटर स्टेट सप्लाई पे आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। और जो आईजीएसटी का पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, और फिर आईजीएसटी का हम क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं। और सुनो ओ गाबे सुन मेरी बात सुन, आईजीएसटी का हम क्या क्लेम करते हैं, क्रेडिट। और फिर जब हम आगे आईजीएसटी पे करने जाते हैं, सीजीएसटी पे करने जाते हैं और एसजीएसटी पे करने जाते हैं, उसकी पेमेंट के लिए हम आईजीएसटी का क्रेडिट भी यूज कर सकते हैं। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी, क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है। करवा देंगे क्वेश्चन 279A का भी करवा देंगे भाई, आपके मन की इच्छा पूरी कर देंगे, कोई बात नहीं। जाते जाते आपको 2 क्वेश्चन 279A के भी करवा देंगे। और बता भाई, खुश जाना चाहिए तू क्लास के बाद मेरी, बस तेरे दिल में कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए गाब्बे सर के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट बताओ जी। अब व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ आईजीएसटी। बताओ आईजीएसटी मॉडल के एडवांटेज क्या है। एक्चुअल में आईजीएसटी मॉडल नहीं, ये जीएसटी मॉडल के एडवांटेज पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स याद करने वाले हैं। इसके अंदर सिंपल सा लिखा है कि भैया एक तो आईटीसी आईजीएसटी की लाने का फायदा क्या हुआ कि आपको प्रॉपरली आईटीसी मिलता रहेगा, ठीक है। कोई इंटरप्शन बीच में नहीं आएगी, कोई कैस्केडिंग इफेक्ट यहां पर बीच में नहीं आएगा, आपका सिंपलर कंप्लाइंस सिस्टम चलेगा, ठीक है। B2B भी काम कर सकती हो, B2C भी काम कर सकती हो, कोई जो आईटीसी की चेन है वो बीच में ब्रेक नहीं होगी। तो ये मोटा मोटी जो है वो आईजीएसटी के तरीके हैं। भाई आईजीएसटी हम क्यों लेकर आए, याद है मैंने कहा था कंप्लाइंस में दिक्कत ना हो, तो वही एडवांटेज यहां पर हमें बताने हैं, ठीक है जी। वही एडवांटेज हमें यहाँ पे बताने हैं। तो एक बार इसको आप यहाँ पे रीड कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 18 को। आगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बताओ जी क्या लगेगा। याद है ना इंपोर्ट पे क्या होता है जी, हेलो भाई साहब इंपोर्ट याद करो 71B इंपोर्ट ऑफ सर्विस आईजीएसटी लगता है। और इंपोर्ट वाले केस में आरसीएम की बातें होती हैं, अगर आपको याद आ रहा हो। एक्सपोर्ट वाले केस को हम क्या बोलते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई। और एक्सपोर्ट वाले केस में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले केस में कस्टम भी एप्लीकेबल होता है, गुड्स वाले केस में। बट हम यहाँ पे कस्टम की बात नहीं कर रहे, हम जीएसटी की बात कर रहे हैं जी। हम यहाँ पे जीएसटी की बात कर रहे हैं, बस ये पर ध्यान दो।
क्वेश्चन नंबर 17 संजय जी मेरे बच्चे वही तो कह रहा है कि इंटरस्टेट सप्लाई में क्या से मतलब क्या लगाओगे, कौन सा टैक्स लगाओगे, आईजीएसटी लगाएंगे, फिर क्या ले लेंगे, क्रेडिट ले लेंगे, फिर क्रेडिट को आप कहां यूज करोगे, आप क्रेडिट को आईजीएसटी में भी यूज कर सकते हो, सीजीएसटी में भी कर सकते हो और एसजीएसटी में भी कर सकते हो जी। ठीक है, उसके बाद जी आईजीएसटी हम कैसे पे करते हैं, अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो आईजीएसटी कैसे पे करते हैं बताओ, हो रे सुनो आईजीएसटी कैसे पे करते हैं, क्या आईजीएसटी पे करने के लिए क्या आईजीएसटी का क्रेडिट हम यूज कर सकते हैं, बोलता क्यों नहीं, बोल बोलना बोल भी, क्या आईजीएसटी की पेमेंट करने के लिए क्या आईजीएसटी का क्रेडिट यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या आईजीएसटी की पेमेंट करने के लिए क्या सीजीएसटी का क्रेडिट यूज कर सकते हैं, क्या बोल कर सकते हैं, क्या आईजीएसटी की पेमेंट करने के लिए एसजीएसटी का क्रेडिट यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और जो पेमेंट क्रेडिट में नहीं होती तो बाकी पेमेंट सारी की सारी किस में हो जाती है, सारी कैश में हो जाती है जी, सारी पेमेंट जो है वो कैश में हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, क्रेडिट यूज पहले तो क्रेडिट से पेमेंट करेंगे, कुछ बच गया तो कैश से पेमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है जी, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है यार, कैसी बात कर दी भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हैं भाई, डन लॉक कर दिया जाए। आगे कह रहा है हाउ विल द सेटलमेंट बिटवीन सेंट्रल एक्सपोर्टिंग स्टेट का मतलब है जो स्टेट सामान भेज रही है, इंपोर्टिंग स्टेट का मतलब जहां पे सामान जा रहा है। अब ये बात तो यार मैं वैसे आपको बता चुका हूं, मेरे को एक बात बता दो, आईजीएसटी का पैसा जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास देते हो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट खुद रखती है, नहीं, क्या ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट खुद रखती है या आगे स्टेट को भी देती है, बस मेरे को ये बता दो, क्या ये पैसा आगे सेंट्रल गवर्नमेंट ये पैसा खुद रखती है या आगे स्टेट को भी देती है, स्टेट को भी देती है। अच्छा कौन सी स्टेट को देती है, ये पैसा कौन सी स्टेट को देगा, ओरिजिन स्टेट को मिलेगा या कंजम्पशन स्टेट को मिलेगा, हैं ओरिजिन स्टेट को मिलेगा या कंजम्पशन स्टेट को मिलेगा, जल्दी बताओ, ये कौन सी स्टेट को मिलेगा, कंजम्पशन स्टेट को, मतलब जहां पे सामान जा रहा है, जिस स्टेट में सामान जा रहा है, तो जिस स्टेट में सामान जाएगा जहां पे कंज्यूम होगा उस स्टेट को रिवेन्यू दिया जाएगा। और ये काम तुम करोगे या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप करेगी, अपने आप करेगी। तो क्या ये काम तुम खुद काम करोगे या पोर्टल के थ्रू होगा, पोर्टल के थ्रू होगा, इसमें तुम्हें कुछ अलग से कोई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बात ध्यान देना चाहिए। तो वही बात यहां पे लिखी है कि सेटलमेंट कैसे करनी है, तो आगे पैसा स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया जाएगा। अच्छा व्हाट ट्रीटमेंट इज गिवन टू सप्लाई मेड टू एससीजेड, ओ भाई मेरे सुन मेरी बात, देख भाई चैप्टर 1 खत्म होने को आ गया, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, देख बुरा मत मानियो भाई, कल सप्लाई का चैप्टर करेंगे, तारे दिमाग की नसें खोल दूंगा कल मैं, तुम्हारे को रिवीजन क्लास में नजारे आ जाएंगे, मैं बता रहा हूं तुम्हें। बट ये बता दो उससे पहले, अगर मैं एस को सप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, एस को सप्लाई करने पर भाई साहब मेरी बात ये समझ लो, एस को सप्लाई करने पर उसको बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई, उसको डीम्ड एक्सपोर्ट मानेंगे, कोई भी जीएसटी वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है। और फिर जो तुमने जीएसटी पे किया तुम उसका आईटीसी क्लेम कर लोगे और फिर आईटीसी का बाद में रिफंड क्लेम कर लोगे, क्योंकि आईटीसी यूज तो हो नहीं पाएगा। तो वही बात यहां पे लिखी हुई है जी, वही बात यहां पे लिखी हुई है। आगे कह रहा है आर बिजनेस प्रोसेस एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट सेम इन आईजीएसटी और सीजीएसटी, आंसर इज यस, या ओह आर बिजनेस प्रोसेस एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट आर सेम इन द आईजीएसटी एंड सीजीएसटी, या ऑलमोस्ट आर सेम, बिकॉज आप एक बात मेरे को बताओ मेरे बच्चों, क्योंकि ये सीजीएसटी एक्ट है या आईजीएसटी एक्ट है, वन नेशन वन टैक्स है, तो गवर्नमेंट करी वन नेशन वन टैक्स है, तो ऑब्वियस सी बात है कंप्लायंस और प्रोसीजर भी सेम होंगे जी, कंप्लायंस और प्रोसीजर भी सेम होंगे। तो देखो द प्रोसीजर एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट आर सेम फॉर प्रोसेस लाइक रजिस्ट्रेशन रिटर्न फाइलिंग पेमेंट ऑफ टैक्स। उसके बाद फिर फ्यूचर द आईजीएसटी एक्ट, फर्दर द आईजीएसटी एक्ट बोरो द प्रोविजन फ्रॉम सीजीएसटी रिलेटिंग टू असेसमेंट ऑडिट वैल्यूएशन टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब ये एक दूसरे से प्रोविजन बोरो करते हैं, जो सीजीएसटी और आईजीएसटी आपस में सेम सेम चलते हैं ना, अलग अलग नहीं हो सकते, फिर कंप्लायंस में दिक्कत आ जाएगी। तो एक दूसरे से प्रोविजन ये बोरो कर सकते हैं, बोरो का मतलब उधार में ले सकते हैं जी। ठीक है,
आगे बढ़ो, क्या कह रहा है, लो कितना मुश्किल क्वेश्चन इसने दे दिया भाई, यो कैसे हो पाएगा। कह रहा है व्हाट इज गुड्स एंड सर्विसेज। इतना मुश्किल क्वेश्चन मेरे बस का तो नहीं है, इसके लिए तो आर्टिकल 366 12A के पास जाना पड़ेगा, जिसने जीएसटी की डेफिनेशन बताई थी कि भैया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है। तो पहली बात तो वैल्यू एडिड टैक्स है, फिर जो सप्लाई पे लगेगा, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पे लगेगा, अल्कोहलिक लिकर पे नहीं लगेगा, पेट्रोल पे नहीं लगेगा, डी नेचर एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेटिफाइड स्पिरिट पे नहीं लगेगा अगर वह अल्कोहलिक लिकर के मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। सर सीजी एसजीएसटी में क्रेडिट कैसे यूज होगा, क्यों नहीं यूज होगा भाई, क्यों नहीं यूज होगा। एसजीएसटी की पेमेंट करने के लिए तुम आईजीएसटी यूज कर सकते हो, सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में यूज नहीं कर सकते बस। सीजीएसटी की पेमेंट करने के लिए एसजीएसटी यूज नहीं कर सकते, एसजीएसटी की पेमेंट करने के लिए सीजीएसटी यूज नहीं कर सकते। कह रहा है व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये क्या कॉन्सेप्ट है भाई, मैं बता रहा हूं क्या कॉन्सेप्ट है। जहां पे गुड्स की कंजम्पशन होगी ना, उस गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलेगा, मतलब जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा उस गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलेगा। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, देखो जहां पे लिखा है ना प्लेस ऑफ सप्लाई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज माई कंजम्पशन स्टेट और उस गवर्नमेंट को रिवेन्यू हमें देना पड़ेगा, यहां पर वो बात हो रही है। ये क्वेश्चन बैंक आपका 20 तारीख तक आपके लिंक में आ जाएगा, जो लिंक मैंने आपको दिया हुआ है। सेक्शन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोविजन याद है, वही बहुत अच्छी बात है। फिर कह रहा है विच आर द एग्जिस्टिंग टैक्सेस प्रपोज टू बी सबस्यूम। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो 17 टैक्सेस याद है, कल डिस्कस किए थे नालायक। इधर देख ले 2 मिनट, इधर देख ले, ज्यादा 30 मार्कन बन रहा है कि तेरे को सारा कुछ आता है, और फिर बाद में तू ही रोएगा कि सर कैसे करें, सर कैसे पेपर क्लियर करें। कौन कौन से टैक्स सबस्यूम किए हैं वो कह रहे हैं, याद है 9 तो सेंट्रल लेवल के थे, 8 स्टेट लेवल के थे, तो उनके नाम लिख के आने, 9 और 8 17 टैक्सेस के नाम यहां पे लिख के आने हैं। कौन कौन से टैक्स सबस्यूम हो चुके हैं, कौन कौन से टैक्स यहां पे सबस्यूम हो चुके हैं। ठीक है, तो वो टैक्सेस के यहां पे नाम लिख के आने हैं। उसके बाद विच आर द कमोडिटी विच हैव बीन केप्ट आउटसाइड है, दोबारा क्वेश्चन आ गया, तो ये तो दोबारा रिपीट हो गया, कौन कौन सी कमोडिटी जीएसटी से बाहर है। फिर कह रहा है टबैको का क्या होगा, भाई सुन मेरी बात, ओए सुन, टबैको पे भाई जीएसटी भी है, टबैको पे भाई सेंट्रल एक्साइज भी है, टबैको पे भाई डबल टैक्स लगेगा भाई टबैको पे डबल टैक्स लगेगा, टबैको पे डबल टैक्स लगेगा। व्हाट टाइप ऑफ जीएसटी वाज इंप्लीमेंटेड, बताओ कौन सा टाइप का जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ। ड्यूल जीएसटी ना, हेलो ड्यूल जीएसटी हुआ। ड्यूल जीएसटी कौन सा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, इंट्रा स्टेट सप्लाई। आईजीएसटी इज नटशेल इज अ सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो कौन सा ड्यूल जीएसटी, डबल टैक्स नहीं नालायक, ड्यूल जीएसटी। आगे कह रहा ड्यूल जीएसटी क्यों इंप्लीमेंट हुआ, क्योंकि इंडिया फेडरल कंट्री है, यहां पे 2 सरकारें हैं, सेंट्रल की सरकार अलग है, स्टेट की सरकार अलग है। सेंट्रल के पास लॉ बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट 1 की है, स्टेट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट 2 की है। सेंट्रल स्टेट को नहीं देख पाती, स्टेट सेंट्रल को नहीं देख पाती। मोदी जी और केजरीवाल के बीच बहुत गहरा प्यार है, राहुल गांधी और केजरीवाल एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, दोनों एक दूसरे की तारीफ कर, एब्स्टीन फाइल में किसी का नाम नहीं है, ये सारे प्यार से रहते हैं, है ना या नहीं। हाँ फेडरल कंट्री है, तो फेडरल कंट्री है तो भाई सरकारें अलग अलग हैं, तो इसलिए ड्यूल जीएसटी मॉडल यहां पे लाना ही पड़ेगा, यहां पे ड्यूल जीएसटी मॉडल यहां पे लाना ही पड़ेगा। उसके बाद विच अथॉरिटी विल लेवी एंड एडमिनिस्ट्रेट जीएसटी, बताओ कौन लेवी एंड एडमिनिस्ट्रेट करेगा। तो भाई सीजीएसटी और आईजीएसटी को तो सेंट्रल करता है, एसजीएसटी को स्टेट करता है, भाई सिंपल सी बात है। उसका एसजीएसटी का कंट्रोल किसके पास होता है, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी का, वो रिस्पेक्टिव स्टेट और यूटी के पास होता है। और जो आईजीएसटी और सीजीएसटी है उसका कंट्रोल किसके पास होगा, सेंट्रल के पास होगा। लो फिर दोबारा से रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कह रहा है व्हाई वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडेड रिसेंटली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीएसटी। मैं दोबारा नहीं बता रहा, ये मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि हमें साइमल्टेनियस पावर चाहिए थी, इसलिए यहां पे जीएसटी आया। व्हाट आर द बेनिफिट विच द काउंट्री विल एक्रू फ्रॉम, अब कौन कौन से बेनिफिट होंगे भाई, ये कहना चाह रहे हैं कौन कौन से। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी वुड बी अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द फील्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया बाय अमलगामेटिंग ए लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स इनटू अ सिंगल टैक्स।
that is allowing set of prior stage exit. It would mitigate the ill effect of cascading and pave the way for a common national market for the consumer. The biggest gain would be in terms of reduction in the overall tax burden on goods, which is currently estimated 25-30%. सबसे बड़ा झूठ। ऐसे पक्के मुंह से झूठ बोल रहे हैं, मतलब देख रहे हो कितना पक्के मुंह से झूठ कह रहे, गुड्स के प्राइस कम हो जाएंगे 25-30%। मेरे को कल पता इतना दुख हुआ, कल की बात है, कल हाँ मैंने पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट लिया गाबा सर, मेरी बात सुनना गाबे के बच्चों, बात सुनो। मैंने भाई साहब पार्ले जी के बिस्किट का पैकेट लिया, आप उस पर चेक करना, 2 रुपए का जो बिस्किट का पैकेट था ना, उस पर रिवाइज प्राइस हो गया क्योंकि गवर्नमेंट ने रेट कम कर दिया, रिवाइज प्राइस हो गए 1 रुपए 80 पैसे। भाई साहब 2 रुपए से कम नहीं देते। मैंने सर पूरा पैकेट लिया यार, बात मेरी समझो, देखो मजाक की बात नहीं यार, 30 रुपए का 30 मैंने बिस्किट के पैकेट लिए, 30 मल्टीप्लाई 1 रुपए 80 पैसे, भाई साहब 54 रुपए लेने चाहिए। एमआरपी से ऊपर ले नहीं सकते आप सर, एमआरपी से ऊपर ले नहीं सकते। 60 रुपए लिए मुझसे यार, आप सुन रहे हो, 60 रुपए लिए, 25 से 30% कह रहे प्राइस कम होगा, अरे मेरे एमआरपी से ऊपर ठोक दिया। मैंने जब उसका बिस्किट का पैकेट देखा 1 रुपए 80 पैसे, मैंने कहा 30 पैकेट लिए, 30 पैकेट लिए तो भाई साहब 54 रुपए बने ना, 60 रुपए ले लिए भाई मेरे से, मतलब 1 रुपए 80 पैसे के 2 रुपए ले रहे यार। आप समझो कैसे 20 पैसे, पता क्या आप उसको बोल देना भाई 1 रुपए 80 पैसे का, पता क्या बोलेगा, 20 पैसे छुट्टे हैं, 20 पैसे नहीं है तो फिर 2 रुपए दे दे। आप समझो, अगर वो बंदा दिन में, मैं कह रहा हूं सर, अगर वो बंदा दिन में 500 पैकेट बेच रहा होगा 0.2, अरे भाई 100 रुपए तो वैसे ही कमा रहा है वो, एमआरपी में जो कमा रहा है वो तो कमा रहा है, एमआरपी के अंदर जो उसका प्रॉफिट है वो तो है ही है, और देखो 100 रुपए का प्रॉफिट और जुड़ गया जी। तो ये पंगा है भाई, 5 वाला भी 4 रुपए 80 पैसे, 4 रुपए 70 पैसे हो गया जो 5 में मिल रहा है। मैं बता रहा हूं सर, ये तुम्हें लग रहा है ना प्राइस, दूध वालों ने कोई प्राइस कम ना किया, दही वालों ने कोई प्राइस कम ना किया, जबकि एक्चुअल में जीएसटी ग्रेड बहुत गिरे हैं इसके ऊपर। मैंने पहले भी कहा था जब जीएसटी ग्रेड 22 सितंबर को कम हुआ, मैंने कहा अब लोग क्या करेंगे, अब लोग प्रॉफिटरिंग करेंगे। प्रॉफिटरिंग का मतलब होता है मुनाफाखोरी, मतलब कस्टमर के लिए प्राइस कम नहीं करेंगे, ये खुद अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर देंगे या कॉस्ट अपनी बढ़ा के दिखा देंगे। अरे मैं मंदिर गया हुआ था ना मेरठ में, वहां गुरु जी का मंदिर है हमारे, मैंने कहा क्या प्रसाद के लड्डू इससे, नहीं तो मेरे को, मैंने सर्विस चार्ज जिंदगी में कभी पे नहीं किया, मैंने बड़े बड़ों की खटिया खड़ी कर दी। मैंने कहा मेरे से बात कर रहा है, मैं टैक्स पढ़ा रहा 12 साल से, मैं कहा छोड़, अब मंदिर के लिए लेना है भाई, अंदर भी कोई बैठा है वो तेरे को देख रहा है, छोड़ उसके लिए जी। चलो आओ जी, तो ये उन्होंने कहानियां कह रहा, ये तो आईजीएसटी क्या है हम पहले पढ़ चुके हैं, आईजीएसटी क्या है, कह रहा है हु विल डिसाइड रेट्स लेवी ऑफ जीएसटी। बताओ रेट कौन डिसाइड करेगा, अब रेट जो डिसाइड करेंगे वो तो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी भाई, सेंट्रल और स्टेट डिसाइड करेंगे, नोटिफिकेशन लाएंगे जीएसटी काउंसिल की। और तुम सब जानते हो रेट कौन कौन चल रहे हैं, 5% चल रहा है, 18% चल रहा है, 40% चल रहा है, ये 3 रेट हैं, और ये किसकी रिकमेंडेशन से डिसाइड हो रहे हैं, जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन से डिसाइड हो रहे हैं। अब लास्ट, व्हाट वुड बी द रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल। अब बताओ जीएसटी काउंसिल का रोल क्या है, चेक करो, कलम ने किया था, जीएसटी काउंसिल का रोल क्या है, जीएसटी काउंसिल का रोल क्या है बताओ। जितने भी टैक्स सब्स्यूम होने हैं, कौन कौन से टैक्स सब्स्यूम होने हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में क्या रूल्स बनाने हैं, रेट ऑफ जीएसटी कौन कौन से होंगे, ठीक है, किस गुड्स पे जीएसटी एग्जम्प्ट करना है, ये सारी की सारी बातें जीएसटी काउंसिल के तो हैं। पेट्रोल पे जीएसटी कब लगेगा, आईजीएसटी का पोर्शनमेंट कैसे होगा, ये सारी की सारी बातें जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन की हैं। क्या बात मेरे समझ में आ रही है, तो ये बात यहां पे निकल के आ रही है जी। ये टोटल 36 क्वेश्चन जो थे वो चैप्टर नंबर 1 में आते हैं सर, 36 क्वेश्चन है। अब हो सकता है इसमें से 1-2 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर शायद तुम्हें देखने को मिल जाए, ये 36 क्वेश्चन है। इसमें तो वैसे मैंने तुम्हें सारे करवा दिए, बट हर चैप्टर में सारे नहीं करा पाऊंगा क्योंकि कईयों में तो बहुत सारे होंगे, उसमें कुछ मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा, कुछ हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब मैं 2 क्वेश्चन आर्टिकल 279 कैपिटल लेके करवा रहा हूं, बच्चों की डिमांड थी, एक बार वो देख लेते हैं, देन फिर आज वाली क्लास को हम पैक करेंगे, फिर हम कल मिलेंगे चैप्टर 2 सप्लाई की रिवीजन के साथ। ये बात ध्यान रखना, कल हम मिलेंगे सप्लाई की रिवीजन के साथ, ठीक है। चलो
हाँ बिल्कुल आए हैं, एक बार नहीं बहुत बार आए हैं भाई, बहुत बार आए हैं जी, बहुत बार आए हैं जी। अब एक बार यहाँ पे आना जी। अब यहाँ पर जीएसटी काउंसिल के मेंबर जो हैं वो 33 मेंबर हैं। जीएसटी काउंसिल में टोटल मिला के मान लो 33 मेंबर हैं, ठीक है ना, 33 मेंबर मान लेते हैं जीएसटी काउंसिल में 33 मेंबर है, ठीक है जी। 33 मेंबर में से लेट्स टेक एन एग्जांपल, दो मैंने कहा था, दो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, 31 आपके स्टेट के हैं। ये प्रेजेंट जो हुए, प्रेजेंट इसमें दो के दो मेंबर प्रेजेंट हुए, इसमें 25 मेंबर प्रेजेंट हुए, तो कोरम तो पूरा हो गया, 50% से ऊपर है मिलाकर, कोरम पूरा हो गया। अब इसमें दो सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर कहते हैं यस, मान लो कोई भी डिसीजन है, इन दोनों ने बोला यस, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 25 मेंबर जो प्रेजेंट हुए, इसमें से वोट किया सिर्फ 20 ने। 5 मेंबर कहते हैं हम वोट नहीं करेंगे जी, 5 मेंबर कह रहे हम ना वोट करेंगे, हमें वोट ही नहीं करना, ठीक है कोई बात नहीं, मत वोट कर। जैसे क्लास में कई बच्चे हैंड रेज नहीं करते आने के बावजूद भी, तो क्लास में तो आए हैं बट हैंड रेज नहीं कर रहे, मतलब वोट नहीं कर रहे। अब 20 में से 12 मेंबर कहते हैं हम यस में हैं, 8 मेंबर कहते हैं जी हम नो में हैं। अब ये बताना है क्या डिसीजन अप्रूव होगा या नहीं होगा जी। अब ये बताना है क्या डिसीजन अप्रूव होगा या नहीं होगा। नहीं नहीं अनुज, ये इसकी रिवीजन में हमने क्रक्स बुक से ही की है। आपने ख्याल से पहली क्लास है आपकी, क्लास 1 के अंदर पहले पूरा चैप्टर 1 हमने प्रोविजन से रिवाइज की है, उसके बाद आज हमने क्वेश्चन किए। तो ऐसे चैप्टर 2 पहले रिवाइज करेंगे, देन फिर क्वेश्चन के ऊपर आएंगे जी। बताओ ये अप्रूव होगा या नहीं होगा जी। 20 दिन में क्लास कैसे खत्म होगा। देखो एक बच्चा मैथ मैथ वाला आ गया, 15 चैप्टर हैं, मल्टीप्लाई 2, 32 दिन लगेंगे, 20 दिन कैसे कह रहे हो गाबे के बच्चे। तो मैंने कहा ना आगे रह के टाइम बढ़ाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो जाएगा। नहीं होगा तो 2 लेक्चर और ऊपर लगा लेंगे, ठीक है। चलें अब ये तो अभी जितना कर लें पहले वो तो कर लें, ठीक है, कर लिए तो कर लेते हैं। मैथ वाले बच्चे आ जा। हाँ जी फटाफट से बताओ अप्रूव होगा या नहीं होगा। अब एक बात मेरे को बताओ, दो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों का यस है, तो अगर ये दोनों यस बोलते हैं तो दोनों के यस बोलने का मतलब होता है 33.33% वोट फेवर में आ गया। अच्छा अब प्रेजेंट कितने हैं 25, वोट कितनों ने किया 20, तो यहां पर गवर्नमेंट कह रही है प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो वो 20 है। तो गवर्नमेंट कह रही है अगर 20 के 20 मेंबर यस बोल देते तो 66.67% वोट फेवर में आते। और अगर 20 के 20 मेंबर यस बोल देते तो 66.67% वोट फेवर में आते। अब अगर 66.67% 20 के यस बोलने पर है तो 12 के यस बोलने पर कितना आएगा जी। तो 66.67 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 12, तो ये बनेगा 40, ये बनेगा 40.40 बनेगा, पूरा 40% ही बन रहा है। तो यहाँ पर टोटल मिला के बन रहा है 73.33% बन रहा है, जो 75 से कम है तो अप्रूव नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो जी, अप्रूव नहीं होगा भाई। हाँ जी अप्रूव नहीं होगा भाई, 73% है, 75 से कम है, अप्रूव नहीं हो सकता। मैं दोबारा बोल रहा हूं मैंने कैलकुलेशन कैसे की है। इन दोनों के यस बोलने का मतलब 33.33% है, फिर 25 मेंबर प्रेजेंट है, 20 ने वोट किया, तो 20 के यस बोलने का मतलब 66.67। तो अगर 20 के यस बोलने का मतलब 66.67 है तो 12 के यस बोलने पर कितना होगा, वो परसेंटेज हमें निकालनी है। क्या बात समझ में आ रही है। अब एक और क्वेश्चन मेरे को करके दिखाओ। 33 मेंबर हैं, 33 में से 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, 31 स्टेट गवर्नमेंट के हैं। दोनों
हाँ मेरे को उम्मीद थी वैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट, वैसे ऐसा होगा नहीं ये वैसे, या तो रेगुलर बैच वाला बच्चा तो मेरे मजे ले रहा है, यूट्यूब वाला बच्चा तो बता दूं ऐसा होगा नहीं। आप थोड़ा खुद सोचना, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। एक मान लो फॉर एग्जांपल सीतारमन जी हैं, एक तो सीतारमन जी हैं जो चेयरमैन है हमारी, दूसरा फिर जो आपके अपना मिनिस्टर हैं स्टेट रिवेन्यू के जिसका नाम है पंकज चौधरी जी। अब ये दोनों के दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, तुम्हें लग रहा है एक सेंट्रल गवर्नमेंट का यस बोलेगा और एक का नो बोलेगा? मतलब सीतारमन जी कह रही है यस आई एग्री विद यू ऑल, उधर से पंकज चौधरी जी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं वो कह रहे पा- पागल है, पागल है पागल है सीतू, सीतू पागल है, सीतू पागल है, सीतू नहीं, नो नो मैं नहीं ऐसा होगा क्या? या पंकज चौधरी जी कह रहे हैं हाँ आई एग्री विद यू ऑल और सीतारमन जी कह रहे पागल है पंकु, पंकु पागल है भाई, पंकु पागल, ऐसा हो थोड़ा होगा यार। दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा ना, दोनों सेंट्रल के हैं, बाहर हाँ या ना करके आएंगे, ये कोई बात थोड़ा हुई। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग अलग नहीं हो सकता, प्रैक्टिकल लाइफ में ना कभी हुआ है ना कभी आगे होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता कभी। ठीक है, तो दोनों के दोनों ने मान लो यहाँ पे यस बोल दिया। अब 31 मेंबर ने, 31 के 31 मेंबर ने वोट कर दिया, वोट कर दिया जी। अब इसमें से मान लेते हैं 22 मेंबर कह रहे यस, 9 मेंबर कह रहे हैं नो। अब बताओ अप्रूव होगा नहीं होगा जी? जल्दी बताओ जी, जल्दी बोल दो फटाफट से जी। जल्दी बोल दो फटाफट से, होगा नहीं होगा? अच्छा इन दोनों के यस बोलने पर क्या हो गया? 33.33% हो गया। ठीक है, अब यहां पर 31 मेंबर है, 31 मेंबर के यस बोलने पर 66.67 है, तो 22 के यस बोलने पर कितना होगा? तो एक बार चेक करो, 66.67 डिवाइड बाई 31 मल्टीप्लाई 22, तो ये भाई साहब ये निकल के आ रहा है 47.31 प्लस में 33.33, तो ये आपका निकल के आ रहा है सर 80.64% आ रहा है, तो 75% से ज्यादा है, यस ये अप्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ऐसे निकालना है जी, इस तरह से कैलकुलेशन करनी है। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि हम 75% कैसे निकालेंगे। लॉक कर दूं? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अब जाके हमारे चैप्टर 1 के जो क्वेश्चंस हैं वो हो जाते हैं। आप एक काम कर सकते हो, आपके पास बुक किसी भी टीचर की हो, मेरी है या किसी की भी है, उसमें से अभी 15 मिनट लगा के आप एक दो क्वेश्चन अपने हाथ से लिख के देख सकते हैं, ताकि राइटिंग प्रैक्टिस भी साथ में खत्म हो जाए और चैप्टर 1 को हम पक्के तरीके से लॉक कर लें। हाँ 66.67% फिक्स है, कल हमने डिस्कस तो किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट का 1/3 है, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर 2/3 है, ये फिक्स है, 1/3 2/3 ये रेशो फिक्स है जी। ठीक है, तो आप इसको अभी के अभी लॉक कर सकते हैं चैप्टर नंबर 1 को। अगर घर में थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो साथ में चैप्टर नंबर 1 पूरा का पूरा लॉक हो जाएगा, बस एक पर ध्यान दो जी। डन जी, क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी? फॉर्म नंबर की ड्यू डेट जब रिटर्न वाला चैप्टर आएगा तब उसके अंदर डिस्कस करेंगे जी। ठीक है ना, अभी हम चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं। कल मैं आपको बता दूं, इधर देखो ध्यान से जी, कल जो हम चैप्टर अपना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जी, कल हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये हमारा सप्लाई का चैप्टर है, और इस सप्लाई के चैप्टर को कल वाली क्लास में हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे जी। ठीक है, कल वाली क्लास में सप्लाई का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और टेंशन मत लो भाई, मैथ वाली कैलकुलेशन एक बार छोड़ दो। आगे जाके मैंने कहा था कभी हम 2 घंटे का भी ले लेंगे लेक्चर, वो तुम टेंशन मत लो, 20 दिन में नहीं होगा तो 22 दिन में हो जाएगा। ठीक है, अभी शुरू किया तो खत्म तो कर ही देंगे, कोई दिक्कत थोड़ा, मैं तुमसे कोई पैसे थोड़ा मांग रहा हूँ 2 लेक्चर के, नालायक हो, तो बैठ जाना 2 लेक्चर और बैठ जाना, ठीक है 3 लेक्चर और बैठ जाना, खत्म करवा दूंगा, बस टेंशन मत लो अच्छे तरीके से। हाँ इतनी टेंशन मत लिया करो। कैसे प्रैक्टिस करें अभी के लिए? तो पुराना क्वेश्चन बैंक से कर सकते हो, पुराना क्वेश्चन बैंक टेलीग्राम चैनल पे है, या आपको कोई बुक तो होगी भाई, किसी टीचर की बुक तो होगी, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल तो है, तो उसमें से कर लो, बात खत्म होगी, मॉड्यूल तो है उसमें से कर लो, मेरी बुक के पीडीएफ हैं मान लो पुराने वाली क्वेश्चन बैंक, उसमें से कर लो, नहीं तो किसी टीचर की बुक होगी उसमें से कर लो, बस। ठीक है, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय। और सारे बच्चे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना,
सब्सक्राइब कर दिया करो, इस चैनल को बहुत आगे लेके जाओ, हर बच्चे के पास ये चैनल होना चाहिए। और वीडियो को शेयर जरूर किया करो, और कमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इससे वीडियो ऊपर आती है रिकमेंडेशन में। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलो आओ जी।